नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन नंबर पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत किया जा सके। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है चिकित्सकीय लापरवाही यानी मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर। अगर आप इलाज के दौरान चिकित्सक की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से या फिर वहां जो मेडिकल स्टाफ होता है उसकी तरफ से कोई भी लापरवाही आपके सामने आती है और आपकी सेहत को उससे नुकसान होता है, तो उससे आपके जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, इन सब चीजों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। उसके अलावा साथ ही साथ अगर आप और किसी भी तरह की कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई भी कानूनी समस्या आपके सामने अगर आ रही है, तो हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए, निःशुल्क सहायता के लिए। और आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता विष्णु जैन मौजूद हैं तमाम चर्चा और जानकारी के लिए। विष्णु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब चिकित्सकीय लापरवाही की बात करते हैं विष्णु, तो एक कॉमन सेंस चीज़ें निकलकर सामने आती हैं कि भाई आपकी सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ इससे हो सकता है, आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त भी हो सकते हैं और आपको जान जाने तक का खतरा अगर होता है। अगर माइनर लेवल पर पहले देखा जाए, अगर कोई चिकित्सकीय लापरवाही किसी के साथ होती है, किसी का अंग भंग कुछ होता है या फिर बीमारी बढ़ जाती है किसी लापरवाही के चलते, तो उस व्यक्ति के पास क्या फिर कानूनी प्रावधान रहते हैं? देखिए, इसमें हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में और जो हमारा लीगल सिस्टम है, इसमें दो तरह की रेमेडीज लोगों के सामने उपलब्ध हैं। जी। अगर कोई भी डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस करता है, नेग्लिजेंस क्या है वो एक अलग चर्चा का विषय है, उसमें मैं बाद में आऊंगा। पर अगर मेडिकल नेग्लिजेंस साबित हो जाती किसी भी केस में, तो लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि वो कंज्यूमर फोरम अप्रोच कर सकते हैं और जो भी वो कंपनसेशन मांग रहे हैं, सपोज उनका कंपनसेशन 1 करोड़ से ऊपर है, तो वो नेशनल कंज्यूमर फोरम अप्रोच कर सकते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तब वो स्टेट कंज्यूमर फोरम अप्रोच कर सकते हैं। 20 लाख से कम है तो वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम अप्रोच कर सकते हैं। तो जिस हिसाब का उनका कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं, वो उस हिसाब से अपना फोरम चूज करके नेशनल कंज्यूमर फोरम में अपना मुकदमा दाखिल कर सकते हैं और कंपनसेशन मांग सकते हैं। साथ ही साथ वो जो डॉक्टर है या जो हॉस्पिटल स्टाफ है जिसने मेडिकल नेग्लिजेंस किया है, जिसकी मेन भूमिका और अहम भूमिका रही है मेडिकल नेग्लिजेंस में, उनके खिलाफ वो FIR दर्ज कर सकते हैं। तो हमारा जो लीगल सिस्टम है इसमें दो तरह की रेमेडीज प्रोवाइडेड है। एक क्रिमिनल रेमेडी है, जैसे सेक्शन 304A में मुकदमा दर्ज हो सकता है, सेक्शन 80, 81, 88 IPC इन सब के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में। साथ ही साथ कंज्यूमर फोरम में एक आपके सामने ऑप्शन है कि आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस कर रहा है तो आपके सामने यही ऑप्शंस हैं। अब मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। अगर इसमें हम लोग ने जैसे अध्ययन किया है और इसमें लॉ बहुत डेवलप हो गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, जैसे मलय कुमार गांगुली का केस था जिसमें AMRI हॉस्पिटल कैलकाटा का केस था, जहां एक स्किन इन्फेक्शन का केस था और स्किन इन्फेक्शन में स्टेरॉइड्स का उपयोग किया गया था। तो स्टेरॉइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा दे दी गई थी। तो कुछ डॉक्टर्स की मेडिकल ओपिनियन ये थी कि स्टेरॉइड्स की मात्रा ज्यादा दी जा सकती है स्किन इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए, पर कुछ डॉक्टर्स की ओपिनियन ये थी कि स्टेरॉइड्स की मात्रा कम देनी चाहिए थी, ज्यादा दी गई है। तो उसकी वजह से जो मलय कुमार गांगुली के हस्बैंड है, मलय कुमार गांगुली बाद में नहीं रही, उनके हस्बैंड ने केस फाइल किया था। ये बहुत लैंडमार्क केस है मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में। मैं चाहूंगा आपके दर्शक भी इस केस को पढ़ें। तो उसमें बेसिकली ये डिमांड की गई कि साहब हमें कंपनसेशन दिया जाए और 24 करोड़ का कंपनसेशन कोर्ट ने अवार्ड किया। तो मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होती, कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक ही ओपिनियन पॉसिबल है ट्रीटमेंट की और वो ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर ने किया है तो मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है।
पर अगर दो ओपिनियंस पॉसिबल है मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में और डॉक्टर ने उनमें से कोई एक ट्रीटमेंट चूज किया है जो बाकी मेडिकल एक्सपर्ट्स को लगता है कि वो गलत है, तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बनता है। तो बहुत सारे केसेस में आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि कंफ्यूजन होता है कि बहुत सी चीज में जैसे एडवोकेट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, हर ट्रीटमेंट के टू व्यूज पॉसिबल होते हैं। तो अगर किसी मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में दो व्यूज पॉसिबल हैं और डॉक्टर ने एक व्यू अडॉप्ट किया है तो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस नहीं है। तो हमेशा जब भी हम मेडिकल नेग्लिजेंस का केस फाइल करें कंज्यूमर फोरम में या एफआईआर फाइल करें तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा विद लॉट ऑफ मेडिकल एविडेंस और मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन से कि जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने किया है वो ट्रीटमेंट सही नहीं था और कोई और ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था। ठीक है, लेकिन विष्णु अगर हमको डिफरेंस दिखाना है दोनों चीजों में तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस वक्त कोई भी पेशेंट अगर अस्पताल में एडमिट होता है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। क्या उस डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी जो पेशेंट होता है या कंज्यूमर जिसको आप कहिए उसके कुछ अधिकार बनते हैं? कोई कानूनी रूप से ये बाध्यता है क्या मेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मरीज की भर्ती होते ही प्रॉपर करें? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं। जब भी आजकल पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर्स उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं जी। लॉ ये है, प्रोसीजर ये है कि जब भी कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप के लिए डॉक्यूमेंटेशन, वो आज मान लीजिए समान वार्ड से आईसीयू वार्ड में शिफ्ट होता है तो एक स्लिप बनेगी और वो स्लिप भी पेशेंट के परिवार को या पेशेंट को दी जाएगी और एक एक स्टेप के डॉक्यूमेंटेशन पेशेंट के पास होने चाहिए। अगर वो स्टेप के डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी इलीगैलिटी है जो हॉस्पिटल और हॉस्पिटल स्टाफ कमिट कर रहा है और जो हमारे देश में डे टू डे हो रही है जी। तो आपके माध्यम से, इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक ये जान लें कि जब भी वो हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं तो हर एक स्टेप की वो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स लें। जहां पे भी उनका पेशेंट जा रहा है, जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, अगर वो इमरजेंसी वार्ड में जा रहा है, डॉक्टर्स बहुत जगह आप देखते होंगे कि ओरल ओपिनियन दे देता है कि अब इनको हमें वेंटिलेटर पे डालने की जरूरत है, सपोज करिए, पर वो ओरल होता है जी। अगर कल को वेंटिलेटर पे डाल देते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि हमने नहीं कहा था वेंटिलेटर पे डालने के लिए, हमें पेशेंट के जो परिजन है उन्होंने कहा था इसलिए हमने वेंटिलेटर पे डाल दिया। पर जबकि ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो हमारे आजकल के समान मानवी हैं वो डॉक्टर्स के ओपिनियन पे चलते हैं, लॉयर्स के ओपिनियन पे चलते हैं, तो वो डॉक्टर की ओपिनियन ओरल हो जाती है, वो छुप जाती है और अगर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होता है कोर्ट में तो उनका केस बहुत वीक हो जाता है। आपका बिल्कुल ठीक बात है। इस वक्त वाराणसी से मैं लौटूंगा विष्णु आपके पास। इस वक्त वाराणसी से ब्रजेश हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार सर, एक मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि एक सज्जन ने हमारे ऊपर केस किया है जिसमें कि मेन एप्लीकेंट कोई दूसरा है, मुझे साइड में उन्होंने रखा है जी। और ये इसकी धारा है 420 और 406 की जी। तो मैं यहाँ लगभग 3 साल से कंटिन्यू कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ, तारीख पे जा रहा हूँ। जिसने केस किया है वो भी आज तक नहीं आया है यहाँ कोर्ट में और जो मेन एप्लीकेंट है वो भी आज तक कोर्ट में नहीं आया है। मैं 3 साल से परेशान हूँ जी। ठीक बात है। चलिए, आपके केस के संबंधित जो जानकारी है वो तो आपको दी ही जाएगी। साथ ही साथ लेकिन विष्णु, पहले से ये जानना चाहूंगा कि जो स्थिति इनके साथ हुई है कि 3 साल से ये तो जा रहे हैं तारीख पे, लेकिन जिसने केस दर्ज किया है, जो मेन एप्लीकेंट है, वो तारीख पर नहीं जा रहे। तो इस समस्या से मैं जरा से आपके माध्यम से इनसे क्लैरिफिकेशन लेना चाहूंगा कि केस 420 और 406 का है, पर एलिगेशंस क्या है इनके खिलाफ? अगर ये स्पष्ट कर सके तो और बेटर से मैं इनको इन्फॉर्मेशन। ब्रजेश, आरोप आपके ऊपर क्या क्या लगाए गए हैं केस से संबंधित? एफआईआर में एलिगेशंस क्या है ब्रजेश आपके खिलाफ? मैं बता रहा हूँ सर, उसमें इन्होंने ये दिखाया है कि एक विकास पांडे नाम का एक शख्स है, उन्होंने जो पैसा इनसे लिया है वो पैसा मेरे माध्यम से लिया है, यानी मेरे कहने पे उन्होंने दिया है। जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है, मेरा उसमें कहीं से इन्वॉल्वेशन नहीं है। तो वो जो विकास पांडे है वो तो गायब हो चुका है, मार्केट से है ही नहीं। और न तो विकास पांडे है, न तो जिन्होंने केस किया है आज तक वो कभी खोज खबर लेने आए हैं। नहीं, तो केस अभी आपका किस स्टेज पे है? एफआईआर के बाद क्या चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं? मुझे अरेस्ट किया गया था, 27 दिन बाद मेरी बेल हुई है। अभी केस आपका किस स्टेज पे है? चार्जशीट फाइल हो चुकी है? मेरी चार्जशीट फाइल हो चुकी है। चार्जशीट में क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बस क्या पाया है पुलिस ने? उन्होंने ये लिखा है विकास के खिलाफ एक वारंट भी इशू हुआ था, तो पुलिस ने ये केस बनाया है उस एड्रेस पे नहीं है, इसका कोई अता पता नहीं लग रहा है।
ठीक है ब्रजेश, बेहतर होगा कि आप अपने केस से संबंधित कागजात पहले आप हम तक भेज दीजिए, उसको देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में आ पाएंगे कि आपको कोई भी सहायता हम लोग कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस पाने से पहले मैं जानना चाहूंगा विष्णु कि अगर केस ये उनका जो 403, 420 और 406 का जो उनका केस हुआ, इसके अलावा अगर कोई और भी केस होता है जिसमें कि सिर्फ जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है सिर्फ वही पार्टी 3 साल से लगातार तारीख पर जा रही है, दूसरी पार्टी नहीं आ रही है, तो क्या इसमें कोई और एप्लीकेशन? देखिए ये पूरा कंसेप्ट ही गलत है, इसलिए मैं इनसे और डिटेल में इंक्वायरी ले रहा था, क्योंकि क्रिमिनल केस में जो आदमी एफआईआर लॉन्च करता है, एफआईआर लॉन्च करने के बाद वो आउट ऑफ द पिक्चर हो जाता है और स्टेट उनकी तरफ से केस लड़ती है। सारे क्रिमिनल केस में स्टेट पार्टी होती है, स्टेट वर्सेस सो एंड सो होता है, तो उनके पार्टी को आने की जरूरत नहीं है। मेन जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो केस लड़ते हैं, क्योंकि द कंसेप्ट इज दैट इट इज ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। तो जैसा ब्रिजेश बता रहे हैं, मुझे उनकी बात इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही, इसलिए मैंने अपनी एक लीगल ओपिनियन नहीं दी। और वो जब इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन को पेपर्स देंगे तो उसका अध्ययन करने के बाद एक करेक्ट लीगल ओपिनियन इनको दी जाएगी। पर जैसे ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है और ऐसा होगा भी नहीं इनके केस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्टेट बराबर इनका केस परस्यू कर रही होगी कोर्ट में। वो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगा रहे होंगे। केस इस समय कोई स्टेज पे होगा, चार्जेस फ्रेम हो रहे होंगे। अगर चार्जेस फ्रेम की स्टेज पे तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। ठीक है, वो पेपर आने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में बता पाएंगे इन चीज को। दोस्तों, जब मेडिकल नेग्लिजेंस की बात आती है तो एक कस्टमर, एक कंज्यूमर के डेफिनेशन को भी वहां पर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप, तो जहां तक मेरी जानकारी है कि अगर आप कोई पैसा देके कोई सर्विस लेते हैं तो आप कस्टमर या कंज्यूमर बनते हैं। लेकिन जो फ्री हेल्थ कैंप्स लगते हैं, अगर उन फ्री हेल्थ कैंप्स में अगर आप अपना इलाज कराते हैं, कोई चेकअप कराते हैं, उस दौरान कोई गड़बड़ी हो जाती है, उस दौरान कोई लापरवाही की जाती है, तो तब आपके पास क्या रेमेडी रहती है? तब आपके पास भी रेमेडी है कंज्यूमर फोरम जाने की। जैसे आज इंडियन लीगल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से मैं लीगल ओपिनियन दे रहा हूँ, और अगर मैं गलत लीगल ओपिनियन देता हूँ तो लोग मुझे सू कर सकते हैं, मेरे खिलाफ भी। तो यही हमारे लॉ की खूबी है, जो आप अपने प्रोग्राम में स्टार्टिंग में कहते हैं कि ये देश का लोकतंत्र एक अभिन्न अंग है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जहाँ पे एक सूत्र में बंध के हम लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये उसी का एक बहुत अभिन्न अंग है कि अगर कोई एक फ्री लीगल एड भी दे रहा है, फ्री मेडिकल चेकअप भी कर रहा है, तो उसमें भी उसकी ड्यूटी है। फ्री से मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि वो जो सर्विस दे रहा है वो उसके लिए कटिबद्ध है और वो अपनी सर्विस बिना कोई नेग्लिजेंस के, बिना कोई इग्नोरेंस के सही से दे, यही उनकी ड्यूटी है। और अगर उसमें वो नेग्लिजेंस करते हैं, उसमें वो कोई इग्नोरेंस करते हैं, उसमें वो कोई लापरवाही करते हैं, तो देश का संविधान, इस देश के जितने लीगल सिस्टम है, वो उनके खिलाफ उसी तरह से एक्शन लिया। ठीक है विष्णु, लेकिन मैं एक बात ये भी जानना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई ऑपरेट किया जाता है, किसी पेशेंट का इलाज किया जाता है, उसमें पूरा टीम वर्क होता है। अगर टीम वर्क के दौरान कोई लापरवाही सामने आ जाती है तो उसमें डॉक्टर या कोई भी इंडिविजुअल अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेगा, टीम के ऊपर जिम्मेदारी आती है। तो उस केस में, अगर उस परिस्थितियों में अगर आप केस दायर करते हैं तो आप एलिगेशन किसके ऊपर लगाएंगे? देखिए, यही मलय कुमार गांगुली के केस में यही हुआ था। वहां पे जो डॉक्टर्स की टीम थी स्किन स्पेशलिस्ट की, दैट कंप्राइज्ड ऑफ अराउंड 10 डॉक्टर्स, 10 डॉक्टर्स थे जिनके खिलाफ एलिगेशंस थे। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, उन सारे 10 डॉक्टर्स के खिलाफ केस हुआ था और वो सारे 10 डॉक्टर्स में से 8 डॉक्टर्स लायबल पाए गए थे कि अगर मान लीजिए आज हेड डॉक्टर है, वो कोई ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता है और वो ट्रीटमेंट कैरी फॉरवर्ड करता है जूनियर डॉक्टर या उससे भी जूनियर टीम के मेंबर्स, तो वो भी लायबल हैं। क्योंकि कंसेप्ट ये है कि अगर हेड डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया है तो जूनियर डॉक्टर्स को सही ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब होना चाहिए। तो आप इस नेग्लिजेंस की पार्टी ना बने। तो कंप्लीट मेडिकल, जो आपके सवाल का जवाब यह है कि कंप्लीट मेडिकल टीम लायबल होगी और उन सारे डॉक्टर्स के खिलाफ केस होना चाहिए। ठीक है, इस वक्त अगर वो मेडिकल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, इस वक्त मुजफ्फरनगर से सुनील दत्त हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। सुनील, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी सुनील। मैंने एक लोन लिया था जी, 85,000 लेने के बाद भी मैंने वो जमा कर दिया साल भर के बाद जी। 36,000 रुपए का लिया, 36,000 के बाद मैंने जमा कर दिया, उसमें 1,000 रुपए ब्याज दिया जी। उन्होंने मेरे। सुनिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है, अपनी बात आप रखिए। तो इसमें एक नंबर हम तक पहुंच चुका है सुनील। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से जल्द आपको कॉल जाएगा और बेहतर सहायता इस मामले में आपकी जरूर की जाएगी। जो नेग्लिजेंस की डेफिनेशन की शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे विष्णु, मैं चाहूंगा वो दर्शकों को आप समझाएं कि लापरवाही दरअसल होती क्या है। देखिए, मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि अगर किसी डॉक्टर को कोई एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए था अपने पेशेंट को, मैं बहुत ही सरल भाषा में से समझा रहा हूँ, ज्यादा टेक्निकलिटी में ना जाके, अगर कोई डॉक्टर को कोई ट्रीटमेंट देना चाहिए था अपने पेशेंट को और उसने वो ट्रीटमेंट ना देके कोई गलत ट्रीटमेंट दिया है, कोई इग्नोरेंट ट्रीटमेंट दिया है, मान लीजिए उसको उस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है और वो गलत ट्रीटमेंट दे रहा है,
तो वो नेग्लिजेंस की परिभाषा में आता है। इसमें कंसेप्ट भी है, मैं इतना सरल भाषा में ना समझा के, रेस इप्सा लोक्यूटर का कंसेप्ट है, जो मतलब ये कहता है कि अगर आपको कोई ट्रीटमेंट देना था और वो ट्रीटमेंट आप नहीं दे रहे हो, आप गलत ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो दैट इज नेग्लिजेंस। आपको इग्नोरेंट है, आपको उस चीज की जानकारी नहीं है, तब भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए या कोई भी ऑब्लिक मोटिव से आपने उनको ट्रीटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट केस भी हमारे सामने आया था, शिकायत आई थी, वो आपसे डिस्कस करूंगा मैं विष्णु। इस वक्त प्रदीप पटेल फतेहपुर से हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अपनी बात आप रखिए, क्या आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर, मैं जानकारी ये चाहता हूँ कि जो ये आजीवन सजा होती है, इसकी कितनी सजा, क्या जीवन भर सजा काटना पड़ेगा या कुछ इसका कुछ सालों में परिवर्तित होती है? और दूसरी चीज ये सर कि हम लोग अपील में गए तो अपील में हमारी अपील वो बेल खारिज करते हुए फाइनल हियरिंग में लगा दी गई, जबकि हम लोग तो बेल मांग रहे थे ना सर। ठीक है प्रदीप, बेल के बारे में आपको बेहतर जानकारी देने के लिए आपको किस ग्राउंड पर बेल मांगी थी और आपके खिलाफ चार्जेस क्या क्या लगाए गए हैं, उधर से सबूत क्या क्या दिए गए हैं, इन तमाम चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है। तो अगर आप बेल के संबंधी कोई जानकारी हमसे चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने होंगे, उनको देखने के बाद ही हम लोग इस स्थिति में पहुंच पाएंगे, कोई सहायता आपको कर पाएं। लेकिन जो आजीवन सजा की विषय उन्होंने बात की, एक डिलेमा लोगों के बीच में रहता है कि आजीवन सजा दरअसल होती क्या है। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का जजमेंट है और ये क्लैरिफाई हो चुका है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट मींस फॉर द होल लाइफ। पहले लोग ये समझते थे लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब 14 साल, मतलब 20 साल, पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आफ्ताब आलम और 5 जजेस की बेंच ने उसके बाद, अभी मुर्गन का केस है जो आपको पता होगा, जयललिता के केस में आया था, उसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, लाइफ इम्प्रिजमेंट मींस फॉर द होल लाइफ। ठीक है, ना 14 साल ना 20 साल, इसका मतलब है कंप्लीट फॉर द होल लाइफ। ठीक है, जो हमारे पास केस जिसका जिक्र मैं कर रहा था विष्णु, वो ये था कि एक महिला है, उनके हस्बैंड का कोई केस चल रहा था, कोई ट्रीटमेंट उनका चल रहा था और उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। पूरे लाइफ सिक्योरिटी जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं सबको उनको रखा गया था। लेकिन उनका कहना यह था कि मेडिकल जब बाद में पोस्टमार्टम हुआ तो उनकी जो पोस्टमार्टम पीएम रिपोर्ट में आया कि उनकी मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, सिर्फ 2 दिन के लिए उनको रखा गया था वहाँ पर। उनका आरोप है कि भाई हॉस्पिटल ने पैसे बनाने के लिए उनको वहाँ पर रखा हुआ था और ये सामान्यतः हम देखते हैं कई दफ़ा ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो इसके विरोध में फिर आप कैसे उनको सू कर सकते हैं? देखिए, यही मैं बता रहा था, अगर आपको, इसीलिए मैंने कहा आपके प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कि हर एक स्टेज पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आज आपको जब आप ये केस फाइल करेंगे कंज्यूमर फोरम में, सबसे मूलतः बात ये है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा वेरी बिगनिंग में कि क्या कहते हैं इनकी डेथ 2 दिन पहले हो चुकी थी जी। उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर इफ शी वाज डिक्लेयर्ड डेड, उनके ऑर्गन, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो चुके थे और उसके बाद भी उनको सपोर्ट सिस्टम पे रखा गया था जो कि जिसकी जरूरत नहीं थी और हॉस्पिटल ने पैसे बनाने के लिए किया था, तो आप जितने भी आपको डैमेजेस हुए हैं वो कैलकुलेट करके, उसका एक तरीका होता है उसको कैलकुलेट करने का, आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, पर आपको उसके लिए हर स्टेज पे डॉक्यूमेंटेशन की बहुत जरूरत होती है। जलंधर पंजाब से अमरीश हमारे दर्शक हम जुड़ चुके हैं। अमरीश, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार अमरीश। सर, मेरा प्रॉपर्टी है केस है, मेरे नाना जी की प्रॉपर्टी थी जी जी, उसका केस था। तो सिविल कोर्ट में 16 साल चला था वो जी। उसमें 2-3 वसीयत हुई थी। वसीयत कैंसिल करके उन्होंने हमें उसका हिस्सा बना दिया, 7 हिस्सा कर दिया उन्होंने। तो अभी वो है कि उन्होंने जब किया केस, अपने अपील किया उसका सेशन कोर्ट में। अमरीश, आपके केस में देखिए कोई भी लीगल ओपिनियन ऐसे देना संभव हो नहीं पाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं, बहुत पेचीदा मुद्दे वो होते हैं, उनमें हर एक एंगल को, हर एक डायमेंशन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा एड्रेस लगातार नीचे फ्लैश हो रहा है, उस एड्रेस के द्वारा हमारी ईमेल आईडी जो फ्लैश हो रही है, उस ईमेल आईडी के द्वारा किसी भी माध्यम से आज आप अपने कागजात हम तक भेज दीजिएगा। उन कागजात को देखने के बाद हमारी तरफ से आप तक सहायता जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका भी हम तक जुड़ने के लिए और बेहतर सहायता इस मामले में देने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के पास सही समय पर न्याय पहुंचे और न्याय पाने में अगर कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो हम यहां मौजूद हैं। विश्वास आप रखिए, हमारे नंबर्स लगातार खुले हुए हैं, आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे निःशुल्क और बेहतर कानूनी सहायता पा सकते हैं। नमस्कार।